नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनिस जीएस पॉइंट में। कल हम लोग पढ़े थे जीन थेरेपी के बारे में कि जीन थेरेपी क्या होता है। आप लोग को पूरा उसका सिस्टम समझाए थे, पूरा प्रोसेस समझाए थे। आज हम लोग समझेंगे मोलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में, जो हम लोग का बायोलॉजी का जो चैप्टर है, जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग में अगला जो जीन थेरेपी के बाद जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है आणविक निदान यानी मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब इसको हम एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि क्या होता है मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। आप लोग को एकदम कंफर्म, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। और देखिए, एक इधर थोड़ा सा शादी एक बारात आ रहा है, तो इधर गाना वाना बज रहा है, तो हल्का सा आवाज जाएगा, तो उससे डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है। शादी ब्याह का दिन आ गया है, ठंडी चालू हो गया, तो शादी भी बढ़ गया है। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, उधर गाना पर ध्यान नहीं देना है। 7 समुद्र पार करके कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वहीं गाना बज रहा है, ठीक है। आइए, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या जीन के स्तर पर जांच करके किसी रोग का कारण, उसकी पहचान और प्रकृति का पता लगाते हैं। और बहुत ही जल्द हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं रोग के बारे में, ठीक है। आइए समझते हैं ध्यान से। देखिए, आसान भाषा में कहें तो आणविक निदान हम लोग उसको कहते हैं जिसमें किसी रोग के बारे में, और कौन सा रोग, जो जीन में गड़बड़ी से, जो डीएनए में गड़बड़ी से या आरएनए में गड़बड़ी से होता है, उस रोग की जांच करने में हम लोग आणविक निदान का प्रयोग करते हैं। और ये आणविक निदान का मतलब ये होता है कि किसी डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का स्तर पर किसी बीमारी का जांच हम लोग करते हैं, ठीक है। और कौन सा मेथड से जांच करते हैं, ये मेथड हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड से करते हैं, तो हम लोग करते हैं पीसीआर से, ठीक है। हम लोग करते हैं इसमें एलिसा टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, यानी इसमें आणविक निदान में हम लोग कैंसर, एड्स, जीन में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो जीन में किसी गड़बड़ी के वजह से कोई बीमारी हुआ है, या एड्स हुआ है, या कैंसर हुआ है, तो इस रोगों के इलाज करने में, इस रोगों की जांच करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पीसीआर, एलिसा, ऑटो रेडियोग्राफी का, ठीक है। बंद करिए, पूरा आवाज आ रहा है उधर से। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पीसीआर के बारे में। क्या होता है पीसीआर? तो जो पीसीआर होता है, आप लोग को पता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीछे पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई डीएनए है, या कोई आरएनए है, या कोई जीन है, इसकी थोड़ी सी हमको नमूना मिल गया, थोड़ा सा नमूना मिल गया, इसका थोड़ा सा नमूना मिल गया। अब थोड़े से नमूने से हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर मशीन का प्रयोग करके। पीसीआर मशीन कैसे काम करता है हम पीछे बता चुके हैं। तो ये पीसीआर मशीन का प्रयोग करके उस थोड़े से डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, बहुत से ज्यादा मात्रा में उसकी कॉपी बना लेते हैं। बहुत सारा कॉपी बन जाता है, और जब बहुत सारा कॉपी बन जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कोई जीन मिल गया, उसका बहुत सारा कॉपी बना लिए, तो हम लोग रोगों की पहचान आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है। तो ये हम लोग कैंसर के इलाज में, एड्स के इलाज में आज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एलिसा टेस्ट के बारे में। एलिसा टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये एड्स जिसको होता है, वो एड्स के इलाज में हम लोग, एड्स की जांच में हम लोग क्या करते हैं, एलिसा का प्रयोग करते हैं। एलिसा मेथड क्या होता है, इसको समझते हैं ध्यान से। आइए, देखिए, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इसका होता है फुल फॉर्म एलिसा का। ये किसमें होता है, तो एड्स रोगियों की जांच में होता है। जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित होने वाला है या हुआ है, उसकी जांच में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी जांच का, एलिसा टेस्ट का। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। रोगी व्यक्ति से हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति रोगी होगा, उस रोगी व्यक्ति से हम लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसे ब्लड लेंगे और इस ब्लड में क्या करते हैं, एक पात्र में डालते हैं
और इस पात्र में डाल दिए। अब देखिए क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को अगर HIV हुआ होगा, एड्स हुआ होगा, उस व्यक्ति के ब्लड में क्या होगा कि HIV का एंटीजन होगा, उसके ब्लड में क्या आ जाएगा, HIV का एंटीजन आ जाएगा। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, बाहरी लैब में क्या करते हैं, लैब में हम लोग एंटीबॉडी बनाते हैं, जो HIV का एंटीजन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रखते हैं लैब में बाहर। ठीक है। यानी हम लोग यहां पर एंटीबॉडी बनाकर रख लेंगे, एंटीबॉडी बनाकर रख लिए, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एंजाइम चिपका देते हैं। ये क्या है, एंटीबॉडी है, और ये क्या है, एंजाइम है। यहां पर क्या कर लिए, एंजाइम चिपका दिए। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस एंटीबॉडी को उठा करके इसमें डालते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे, जब डालेंगे, ये हो गया एंटीजन। ये क्या है, एंटीजन है, जो ब्लड में HIV का एंटीजन है वो यहां पे है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स होगा तो उसका एंटीजन ब्लड में होगा। जब हम ये एंटीबॉडी डालेंगे तो ये एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, आके इसे जुड़ जाएगा। सभी एंटीबॉडी क्या होंगे, आके इसे जुड़ जाएंगे। और यहां पे एंजाइम लगा हुआ है ऊपर, और जब इसमें हम क्या करते हैं, एक आधारी पदार्थ डालते हैं, एक कोई आधारी पदार्थ डालते हैं, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट डालते हैं, तो अगर एड्स होगा तो उसका जो ब्लड का कलर है वो कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ब्लड का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं होगा तो ब्लड का कलर ब्लू नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी ही नहीं चिपकेगा जाके एंटीजन से। ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं एलिसा टेस्ट के बारे में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी से ये काम करा रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया। ठीक है। यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये वाला प्रोसेस हो गया। ठीक है। समझ में आया आप लोग को, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। अब हम समझाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में, कि ऑटो रेडियोग्राफी से हम लोग जीन में गड़बड़ी को कैसे पता करते हैं। ठीक है। देखिए ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की डीएनए में म्यूटेशन यानी क्या होता है, उत्परिवर्तन की पहचान करते हैं। परिवर्तन की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अब देखिए किसी भी डीएनए में म्यूटेशन कब हो सकता है, किन किन स्थितियों में डीएनए म्यूटेशन हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। डीएनए म्यूटेशन हो सकता है कब, जब किसी डीएनए के सीक्वेंस में, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी हो जाए, यानी अपना स्थान चेंज कर ले, तब हो सकता है। यानी इसके सीक्वेंस में गड़बड़ी हो सकता है, यानी स्थान चेंज करने पर हो सकता है। अगर ये अपना स्थान चेंज कर ले, डीएनए में कौन होता है, डीएनटीपीएस न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनटीपीएस जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एटीसीजी, अगर वो अपना स्थान चेंज कर ले, अपने सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी हो जाए, अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। या जो सीक्वेंस है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जो कोई नया आके न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ जाता है, तभी भी डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। या जो सीक्वेंस है उसमें से कोई जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो हट जाता है, कोई हट जाएगा, तभी भी क्या हो सकता है, डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। यानी तीन तरीका से, मुख्य रूप से तीन तरीका से डीएनए म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है। यानी डीएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग हो जाए तब हो सकता है, कोई नया डीएनए आकर के, नया डीएनए नहीं, कोई नया न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ जाए तब हो सकता है, या कोई न्यूक्लियोटाइड्स आके वहां से हट जाए तब हो सकता है। ठीक है। तीन विधि से डीएनए म्यूटेशन हो सकता है। तो हम कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, देखिए ये हो गया हम लोग का डीएनए,
मान लेते हैं कि इस डीएनए में यहां म्यूटेशन है, मान लेते हैं कि यहां पे म्यूटेट हो गया है डीएनए, क्या हो गया म्यूटेट, यहां पर डीएनए में क्या हो गया म्यूटेशन। जब यहां पर डीएनए में म्यूटेशन हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इस डीएनए को पहले सबसे पहले खोलते हैं। कितना पर खुलेगा आप लोगों को पता है कि 95 से 100 डिग्री सेल्सियस पर जो डीएनए होता है इसका कुंडलन क्या होता है, खुल जाता है। ये नहीं खुल जाएंगे, यानी जो उसका बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। ये हो गया अलग अलग, ये अलग हो गया, यहां 5 डैश, ये हो गया 3 डैश, 3 डैश 5 डैश। अब देखिए इस डीएनए में म्यूटेशन है यहां पर, ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोब्स लेते हैं। देखो इस डीएनए का सीक्वेंस हम लोग को पता होगा, जो भी डीएनए हम लिए उसका सीक्वेंस हम लोग पता करते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या है, इसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं और कैसे आए हैं, तो इसका सीक्वेंस हम लोग पता कर लेंगे। उसी सीक्वेंस के मुताबिक किसी भी डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक पूरक होता है, जैसे ये इसका पूरक हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस डीएनए का सीक्वेंस की पहचान करते हैं और सीक्वेंस की पहचान कर करके हम लोग क्या करते हैं इसका एक प्रूफ्स लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रूफ्स, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं, प्रूफ्स लेते हैं। प्रूफ्स मतलब होता है इसका जोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री, और यहां पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका देते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका देते हैं। यहां प्रूफ्स ले लिए। और हम लोग इसको जोड़ने के लिए फोटोग्राफी प्लेट पर डाल देते हैं। देखिए जिस डीएनए में म्यूटेशन होगा वो डीएनए का प्रोब्स उससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका सीक्वेंस चेंज हो चुका है, तो ये प्रोब्स इससे नहीं जुड़ेगा। फोटोग्राफी प्लेट पर कोई कलर नहीं आएगा, ना फोटोग्राफी प्लेट चमकेगा। लेकिन ये वाला डीएनए सही है, तो जब ये डीएनए सही है तो ये इसका जो प्रोब्स है ये जुड़ जाएगा आसानी से, ऐसे जुड़ जाएगा। फोटोग्राफी प्लेट पर कलर भी आ जाएगा, फोटोग्राफी प्लेट चमक भी जाएगा। तो ये हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी का हो गया टॉपिक क्लियर। ऐसे हम लोग डीएनए की म्यूटेशन की पहचान करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का एकमात्र टॉपिक बच गया है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग कल पढ़ लेंगे और कल पढ़ के उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।